हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 11th क्लास की फिजिक्स की सेकंड क्लास है और लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था आई थिंक टाइप्स ऑफ फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो गई थी। टोटल 4 फोर्सेस थे, तो उसमें 2 फोर्सेस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, देखिए नेक्स्ट फोर्सेस जो है ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम किसे कहते हैं? तो इनसे पहले आपको जानना होगा कि न्यूक्लियस हम किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा बेसिक टर्म्स हैं इनको समझने के लिए। जैसे ये होता है एटम। जो एटम है, एटम क्या है? ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनी होती है। कौन कौन से? एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल की एटम बनी होती है। तो जो एटम का यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये सेंट्रल पार्ट जो होता है ये होता है न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ ये जो सर्कुलर पार्ट है ये है ऑर्बिट। अब देखिए न्यूक्लियस हम किसे कहते हैं? एटम का वो स्मॉल पोर्शन जो सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड हो और उसमें क्या हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये तो है न्यूक्लियस, और ये जो है ऑर्बिट। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में जो है वो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही होती है। तो न्यूक्लियस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम विच इज सिचुएटेड एट ए सेंट्रल कोर एंड कंटेन्स टोटल मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का वो स्मॉल पोर्शन जो सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होते हैं और टोटल मास इसी में प्रेजेंट होता है। किसकी वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये न्यूक्लियस की बात थी। तो देखिए न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है इसे ही हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ये कंप्लीट एटम है, एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस की साइज होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। इट मीन्स 1 फर्मी मीटर होता है। और एटम की जो साइज होती है, एटॉमिक साइज होती है वो होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। इट मीन्स 1 एंगस्ट्रम। अब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में देखिए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या नहीं तो प्रोटॉन या नहीं तो न्यूट्रॉन। अब इनके बीच का जो इंटरएक्शन होता है इसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हम यूं कह सकते हैं द इंटरएक्शंस बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटॉन और पेयर ऑफ न्यूट्रॉन एंड पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे आप लिख सकते हैं द इंटरएक्शन बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन and proton of neutron which is present in nucleus of atom is called strong nuclear force। इसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए ये जो प्रोटॉन है इन दोनों के बीच में इंटरएक्शंस कैसे होती है? तो सेंट्रल पार्ट में जो न्यूक्लियस होता है इसमें होती है सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं मेजॉन्स। ये होती है मेजॉन्स, इनको ध्यान से समझिएगा, मेजॉन्स। और जो मेजॉन्स होते हैं इसे हम क्या करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मेजॉन्स 3 टाइप से होती है। एक होती है पॉजिटिव मेजॉन्स, एक नेगेटिव मेजॉन्स और एक न्यूट्रल मेजॉन्स। अब जो ये प्रोटॉन है, देखिए प्रोटॉन और प्रोटॉन
के बीच में ये नेगेटिव मेजॉन्स है, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटरएक्शंस हो रही है। इसी तरह से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखिए, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, बट न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं होता। तो अब इनके बीच में ये है नेगेटिव मेजॉन्स, जिनकी वजह से इनके बीच में इंटरएक्शंस होता है और फोर्स प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच में पॉजिटिव मेजॉन्स और नेगेटिव मेजॉन्स। तो फाइनली प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो इंटरएक्शंस होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स मेजॉन्स, उसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम से क्लियर है, ये नेचर में जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इट में इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट होने के पीछे क्या वजह है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में स्ट्रांगली अट्रैक्शंस होती है, बट इसमें तो चार्ज भी नहीं है। चार्ज क्या है, प्लस माइनस है ही नहीं। क्या, एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है और दूसरा प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो स्ट्रॉन्ग होने के पीछे जो वजह है वो ये है कि इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस और इनके बीच में जो सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो है मेजॉन्स, मेजॉन्स के बीच में। दूसरी बात ये है कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। कितनी छोटी होती है, 1 फर्मी मीटर के इक्वल होती है। तो स्मॉल वॉल्यूम में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कंडेंस्ड होती है और इनके बीच का जो अब फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर है वो क्यों, साइज ऑफ न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ही छोटी होती है। तो इसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अब देखिए 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो वीक फोर्स है, तो उनसे जो है ये 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है। यदि आप कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो ये 10⁻2 टाइम्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻13 टाइम्स। टोटली ओवरऑल ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो होगी इसकी प्रॉपर्टी जो होगी ये शॉर्टेस्ट रेंज। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ये न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है वो 1 फर्मी मीटर के इक्वल होती है, जो कि 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो 10⁻⁻15 मीटर, इसी एरिया में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंडेंस्ड है और इनके बीच में ये फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो कह रहा है कि इनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 10⁻⁻14 मीटर तक होगी। इट मीन शॉर्टेस्ट रेंज होगी। जैसे आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में बॉडी बहुत ज्यादा दूर भी होती थी फिर भी अट्रैक्टिंग फोर्स होती थी, इट मीन्स वीक फोर्स। बट इसमें कह रहा है कि रेंज बहुत ही कम होगी, और वो रेंज क्या होगी, फर्मी मीटर। तो मैक्सिमम ये 10⁻⁻14 मीटर तक। फिर नेक्स्ट आप यूं भी कह सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियॉन्स में है देखिए इस पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, इट मीन्स जीरो, कोई चार्ज ही नहीं है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। फिर इनके बाद जो 1/r स्केयर ये इनवर्स स्केयर लॉ है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करते हैं। फिर इनके बाद ये अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है, बट इसकी रेंज बहुत ही कम होती है, लेस देन 0.5 फर्मी तक होगी। रेंज बहुत ही कम होगी, बट ये अट्रैक्टिव नेचर को ही शो करता है, रिपल्सिव नेचर को शो नहीं करता है। नेक्स्ट है नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन सेंट्रल है और दूसरी बात है नॉन कंजर्वेटिव भी है। और लास्ट जो ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, मेजॉन्स की वजह से। ये है पाई मेजॉन्स, और ये पाई मेजॉन्स जो सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसी की वजह से ये प्रोड्यूस होती है।
तो ये प्रॉपर्टीज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। दैट्स इट। अब देखिए लास्ट है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे नाम से ही क्लियर है कि ये फोर्स जो है नेचर में बहुत ज्यादा वीक है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब देखिए ये वीकेस्ट फोर्स नेचर में है, बट ये जो है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को अभी जो है ना सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, एक्चुअल इनकी प्रॉपर्टीज को मेंशन नहीं किया गया है। चलिए फिर भी रफली आपको थोड़ा सा समझाऊं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स हम किसे कहते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, अब इनके भी पार्ट्स होते हैं सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, लाइक एज एंटी न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स, अभी अभी बताया था मैंने, मेजॉन्स, ये है। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये, और जो ये एंटी न्यूट्रिनो है, इनकी लाइफ टाइम बहुत ही छोटी होती है, तो अब इन दोनों के बीच में जो इंटरएक्शंस होगी, इसी को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनको एक लाइन में ऐसे समझिए, द इंटरएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो whose lifetime is very short, is called weak nuclear force। जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये क्या है कि एंटी न्यूट्रिनो या ऐसी सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसकी लाइफ टाइम बहुत ही छोटी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में इंटरएक्शंस होगी, उसी को हम कहेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इट मींस वीक न्यूक्लियर फोर्स की अभी तक इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज भी नहीं है अभी। तो आपको इतना ही समझना होगा थोड़ा सा बस। देखिए जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इनकी प्रॉपर्टीज में एक कंपेयर करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो है 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। फिर इनके बाद जो ये फोर्स प्रोड्यूस होती है, जनरली लेप्टॉन्स या लेप्टॉन्स मेजॉन्स के बीच में प्रोड्यूस होती है। ये सारे पार्टिकल जो ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इसकी लाइफ टाइम बहुत ही छोटी होती है। बाकी इसकी नेक्स्ट अदर सारी प्रॉपर्टीज अभी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा है। इन फ्यूचर इनकी प्रॉपर्टीज की खोज होगी, फिर आपको पता लगेगा। फिलहाल अभी आप इनकी प्रॉपर्टीज में बस इतना याद रखिए, 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेप्टॉन्स या लेप्टॉन मेजॉन्स के बीच में प्रोड्यूस होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे बनता है चारों फोर्सेस पे, कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आपस में चारों की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं एक पॉइंट, ये नोट पॉइंट में, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये 10 to the power 38 टाइम्स। तो इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपस में 1:25:36:10 to the power 38 होती है। ये इसके आपस की इंटरनल स्ट्रेंथ है। तो स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ फोर्स में आपको बताया गया था अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबकी प्रॉपर्टीज भी 1 by 1 स्टेप वाइज बताया गया। तो ये है टाइप्स ऑफ फोर्स।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर में कौन कौन से फिजिकल लॉज है, तो इनके लिए जनरली ये 4 लॉज है। देखिए एट फर्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, फिर है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और नेक्स्ट है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। अब देखिए चारों लॉज में एक बात कॉमन है, वो है कंजर्वेशन। पहले तो हमें यही जानना होगा ये कंजर्वेशन होता क्या है, ये कंजर्वेशन वर्ड किस लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी कंजर्वेशन वर्ड आ जाए, इसकी मीनिंग होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है कि टोटल नेट अमाउंट जो होगी, नेट जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा और हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती है। आप इनको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है, अब इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सपोज कीजिए 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या है, आफ्टर सम टाइम मान लीजिए इस 20 इलेक्ट्रॉन में से 20 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है सेकंड बॉडी की तरफ। इट मीन स्टार्टिंग में इसमें इलेक्ट्रॉन 0 थे। तो अब इस कंडीशन में देखिए कि जब ट्रांसफर नहीं हुए थे तब इलेक्ट्रॉन्स 20 प्लस 0 20 है, और ट्रांसफर होने के बाद 15 प्लस 5 इट मीन्स अब भी 20 है। तो फाइनली आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये पार्टिकल्स की भी, जैसे एनर्जी है लीनियर, जनरली कंजर्वेशन के लिए बताया जा रहा है। तो कंजर्वेशन में क्या है कि हमेशा और हमेशा सिस्टम में जो ये नेट क्वांटिटी है ये कांस्टेंट रहेगी, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। क्वांटिटी जितनी पहले थी इतनी बाद में होगी, वो अलग मैटर है कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वन प्लेस से अनदर प्लेस में हो सकती है, बट नेट अमाउंट इन यूनिवर्स जो होगी वो हमेशा और हमेशा फिक्स रहेगी। इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंजर्वेशन वर्ड। देखिए जैसे कंजर्वेशन में एट फर्स्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, सबसे पहले आपको जानना होगा एनर्जी हम किसे कहते हैं। एनर्जी के लिए देखिए, यदि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क डन हो रही है, वो किसकी वजह से होती है, एनर्जी की वजह से ही होती है। तो एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। इट मीन्स कोई भी वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी की वजह से ही होती है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बट टाइप 2 टाइप्स होती है, एक होती काइनेटिक एनर्जी और एक होती पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग बॉडी की वजह से। जैसे मान लीजिए फैन है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इट मीन्स रोटेशंस, मोशंस की वजह से हो रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी। अब कोई बॉडी जैसे रेस्ट में है, उसकी पोजीशंस, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स इंटरनल स्टोरेज एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई मूविंग बॉडी है, मोशन में है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी, और कोई रेस्ट में है तो वो जो इंटरनल स्टोरेज एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए बल्ब ग्लो कर रही है। अब जो बल्ब ग्लो कर रही है तो कैसे ग्लो कर रही है, अब आप सोच रहे बल्ब जो ग्लो कर रही है कैसे कर रही है, तो इट मीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लाइट एनर्जी में,
तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होगी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है। तो फाइनली एनर्जी के लिए आप यूं कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम है सबकी एनर्जी हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। या ऐसे भी आप कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी destroyed, but it transfer from one form to another form. It's called energy conservation's law. It means एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी की वजह से ही होती है। बिना एनर्जी के वर्क पॉसिबल है ही नहीं, तो बस एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को आप क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। तो अब ये जो फुटबॉल किक करे, पहले फुटबॉल क्या है, रेस्ट में है, तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी स्टोर है। अब ये एनर्जी जो स्टोरेज एनर्जी होती है, ये फुटबॉल में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से फुटबॉल क्या हो रही है, मोशन में जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही लाइन में याद रखना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, लेकिन जो नेट टोटल सम जो एनर्जी का होता है वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होता है। ये है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब देखिए नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन वर्ड की मीनिंग तो मैंने आपको बताया ही था, कांस्टेंट होना है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, क्या होता है लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसकी मास है, कुछ ना कुछ होगी, मास m है। देखिए दुनिया में जितनी भी बॉडी, हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ मास होती है, क्योंकि किसी भी बॉडी की मास कभी जीरो नहीं हो सकती। इट मीन्स मासलेस नहीं हो सकती, मास तो होगी ऑफ कोर्स होगी। अब देखिए जैसे बॉडी की मास है m, हमने मान ली, कुछ भी हो सकता है, 5 kg 10 kg एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती है। अब देखिए इसकी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी है, यदि बॉडी रेस्ट में होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगी। लेकिन जब ये बॉडी मोशंस में होगी, जब बॉडी मोशंस में आए तो इनकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, कुछ ना कुछ होगी। तो अब जो बॉडी की मास है वो और जो इनकी वेलोसिटी होगी वो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसी को हम कहते हैं मोमेंटम। आप ऐसे कह सकते हैं द टोटल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी। मास ऑफ बॉडी कह सकते हैं, मास ऑफ बॉडी एंड देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी को हम मोमेंटम कहते हैं। जो मोमेंटम है P इक्वल टू mv या mu भी लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से। तो ये मोमेंटम की बात है। तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो अब देखिए लीनियर मोमेंटम के लिए, लीनियर मोमेंटम में भी आप कह सकते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो सिस्टम है उसकी लीनियर मोमेंटम हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगी।
इनको ऐसे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए जैसे ये है रिक्वायरिंग ऑफ गन, रिक्वायरिंग ऑफ गन, जैसे गन है, मान लीजिए ये गन है और अब जो ये गन है इससे जो ये बोल्ट निकल रही है, जब फायर नहीं किया गया था तो गन और बोल्ट दोनों ही रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही फायर किया जाता है, जैसे ही फायर किया जाएगा बोल्ट क्या होगी, ये आगे की तरफ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और गन क्या करेगी, रिक्वाइल करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब जितनी मोमेंटम गन की है ना, इतनी मोमेंटम बुलेट की होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एक प्लस और माइनस, और जो नेट मोमेंटम होगा वो जीरो। तो देखिए बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग नेट मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ गन, जो गन की मोमेंटम है वो क्या है, जीरो है, रेस्ट में है। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम जो होगी गन की वो क्या होगी, जीरो ही होगी। इट मीन्स बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन जो ना पीछे की तरफ रिक्वाइल होगी। तो मान लीजिए जैसे गन का मास है mg, वेलोसिटी vg, और बुलेट का मास mb और वेलोसिटी vb। तो इन दोनों का जो टोटल सम होगा वो क्या है, mg vg प्लस mb vb इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों, लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन से पहले की मोमेंटम और बाद की मोमेंटम ये हमेशा जीरो ही होगी, जितना पहले उतना बाद में होगी। तो अब देखिए इनको आप ऐसे लिख सकते हैं mg vg इक्वल टू माइनस mb vb, ये है। अब देखिए जो मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बट इनके आगे नेगेटिव साइन लगा है, और ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शंस को शो करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुलेट तो बहुत आगे जाती है, जो गन से बुलेट निकल रही है वो तो बहुत आगे जाती है, बट गन तो इतनी पीछे नहीं जाती। इनके पीछे भी कारण है। जो वेलोसिटी है ना वो मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए जो गन का मास है ये ज्यादा है और बुलेट का मास जो है वो कम है। तो मास जो है जैसे मास ऑफ गन, तो इनके लिए आप यूं कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वीबी, और ये मल्टीप्लाई में है इधर ये। तो अब देखिए जो ये तो कांस्टेंट है ही, अब ये मास ऑफ गन और ये जो वेलोसिटी ऑफ गन है एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप फाइनली ऐसे कह सकते हैं मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। गन का मास ज्यादा है इसीलिए इसकी वेलोसिटी कम है, और बुलेट का मास कम है इसलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो फाइनली इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं जो लीनियर मोमेंटम है ये कांस्टेंट है रिक्वायरिंग ऑफ गन में। जो लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट और लीनियर मोमेंटम ऑफ गन दोनों एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, और ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है। अब देखिए नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। एट फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम हम किसे कहते हैं, इनको ऐसे समझिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है एक्सिस के अकॉर्डिंग,
किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग ये सर्कुलर मोशंस करती है, तब जो ये बॉडी है, मान लीजिए जो ये बॉडी है इनकी मास है m, लेकिन जब ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी, किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगी, तो ये मास जो है ये मास नहीं, ये होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में यूज करेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। और अब जो ये वेलोसिटी होगी, जैसे ये वेलोसिटी तो है लीनियर वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेट डायरेक्शंस होती है, बट ये हर एक पॉइंट पे देखिए ये डायरेक्शंस चेंज हो रही है। तो अब जो ये वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते ही जो वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है v/r, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है I = mr के स्क्वायर, ये है। तो अब देखिए अभी अभी बताया गया था जो लीनियर मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी, बट ये बॉडी क्या कर रही है, एक्सिस के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। तो अब ये जो मोमेंटम है ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L = है I ओमेगा। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। यदि लीनियर मोमेंटम से हम कंपेयर करते हैं तो लीनियर मोमेंटम में P = मास इनटू वेलोसिटी, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनली I mr स्क्वायर के इक्वल है और ओमेगा v/r, तो r से r कैंसल आउट और ये है mvr, L = mvr, और mv को आप लिख सकते हैं p, तो L = pr। अब देखिए जो लीनियर मोमेंटम है इसमें यदि हम रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाते हैं, तो यह है एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स जो एंगुलर मोमेंटम की हम बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम केवल सर्कुलर पाथ के लिए है, जो एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे, उस कंडीशन में हम एंगुलर मोमेंटम की स्टडी करेंगे। तो अब है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में आप यूं कह सकते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इनकी जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगी वो भी कांस्टेंट होगी। इसी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे ये अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो ये है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब देखिए नेक्स्ट है चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ये लास्ट है। तो देखिए चार्ज हम किसे कहते हैं, चार्ज क्या है। जो चार्ज है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम मैं ए देता हूं और ये बॉडी है बी। अब दोनों बॉडी में हम बात करें तो इसमें मान लीजिए ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तो बॉडी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इस पे मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन है और 30 प्रोटॉन है और ये भी न्यूट्रल है, इनके ऊपर भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब दोनों बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो रब करते ही सपोज कीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 12। तो 10 - 12 = -2, और इसमें कितना 28, तो 30 - 28 = +2। अब देखिए बॉडी बी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये टाइप नहीं बता रहा हूं, अब बता रहा हूं चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होती है जब या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो, तो बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। तो चार्ज के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी
which is produced over the surface due to excess or lack of electrons is called charge। यदि किसी बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगी, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो चार्ज में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव में देखिए यदि इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाए प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज है। तो ये है चार्ज। इट मीन्स आप कह सकते हैं चार्ज जो बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कम होने की वजह से। दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं, जो एक दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। इट मीन जो ये प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करती है, और प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। और चार्ज के लिए फाइनली आप ऐसे कर सकते हैं क्यू, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। आई होता है करंट और टी होता है टाइम। द टोटल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग बॉडी एंड टाइम इज इक्वल टू चार्ज। तो क्यू इक्वल टू आई टी, ये भी कह सकते हैं आप। ये सब है चार्ज। चार्ज के लिए चार्ज को हम क्यू से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होती है। तो ये चार्ज के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम, चाहे अट्रैक्ट और रिपेल, या क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये है चार्ज। अब बात आती है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ में ये है द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इन यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। चार्ज सिस्टम का हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए इनको, इसी बॉडी पे यदि आप स्टडी करते हैं, देखिए बिफोर रबिंग से पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 प्लस 30। 10 plus 30 equal to 40. After rubbing क्या 12 plus 28 is equal to 40। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रबिंग से पहले भी 40 है और रबिंग के बाद भी 40 है। कोई चेंजिंग आ रही है? चेंजिंग तो आ ही नहीं रही है कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को ओबे करती है। अदर एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये है यूरेनियम। यूरेनियम के एटॉमिक नंबर 92 और मास होती है 238। अब देखिए नीचे ये एटॉमिक नंबर लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास। और इसमें से यदि एक अल्फा एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 यदि हम इमिट करवाते हैं तो इनसे जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो है थोरियम। ये 90 और ये 234। अब देखिए ये माइनस है, उस साइड लेके चलिए। यूरेनियम 92 238, थोरियम 90 234 और ये प्लस 24। अब देखिए बिफोर इमिशन 92 चार्ज 92, आफ्टर इमिशन 90 प्लस 2 इज आल्सो इक्वल टू 92। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चलिए एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट यूनिट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के। और इस कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि फोर्स के टाइप्स, फिर इनके बाद ये नेचर्स ऑफ फिजिकल्स लॉ के चारों टाइप। तो इनको आपको अच्छी तरह से डीपली स्टडी करना है। फिर भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में इट मीन्स वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं और फिर उस
प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात आपको याद रखना होगा, ये बेसिक क्लासेस है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखें, समझें और फिर इसके ऊपर स्टडी करें। और फिर ये जो चैप्टर है, ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।